हेलो फ्रेंड्स, बैनर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 का टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कैग के मोस्ट वन लाइनर आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने यूनिट 10 में भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मोस्ट आईएमपी फैक्ट पढ़े थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या इसे सीएजी या कैग के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि कैग क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कैग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और उस वित्त को सही से मैनेज करने के लिए या उसकी अच्छे से या सही से अकाउंटिंग करने के लिए एक ऑफिस या कार्यालय की आवश्यकता पड़ी, जो कि यह पता लगाता है कि किसी कार्य के लिए जितना धन आवंटित किया गया था वह उस कार्य में प्रॉपर रूप से यूज हुआ है या नहीं, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा। अतः हम कह सकते हैं कि इन सब की देखरेख के लिए सीएजी का या सीएजी के पद का गठन किया गया था। अर्थात सीएजी वित्त या धन का मैनेजमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसके कार्य भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर ने सीएजी के पद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद बताया है। याद रखिएगा कि B.R. अम्बेडकर ने सीएजी या कैग के पद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक पद बताया गया है। सीएजी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार का रक्षक कहा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी आईएमपी फैक्ट है। सीएजी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार का रक्षक कहा गया है। वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि B.R. अम्बेडकर ने सीएजी के पद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद बताया है। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सीएजी भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। फ्रेंड्स, हम शॉर्ट फॉर्म में सीएजी का इतिहास देख लेते हैं कि सीएजी का पद कैसे आया और कहां से लाया गया था। सीएजी के पद का सर्जन सर्वप्रथम 1857 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। याद रखिएगा कि सीएजी के पद का सर्जन सर्वप्रथम 1857 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, सीएजी पद इंग्लैंड देश से आया है, अर्थात यह इंग्लैंड की देन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सीएजी इंग्लैंड देश के से आया है या इंग्लैंड देश के संविधान से इसे लिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम सीएजी को महालेखा परीक्षक कहा जाता था। सबसे पहले सीएजी का नाम क्या था? महालेखा परीक्षक। लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसे वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, जबकि इसके पूर्व इसे महालेखा परीक्षक ही कहा जाता था। भारत में 1905 में सर्वप्रथम लेखा परीक्षण विभाग की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आईएमपी फैक्ट है कि भारत में लेखा परीक्षण विभाग की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1905 में की गई थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। इसे याद रखिएगा यहाँ पर कि लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी, जबकि लेखा परीक्षण विभाग की शुरुआत 1905 में की गई थी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। सीएजी को 1950 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह भी आईएमपी फैक्ट है कि सीएजी को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब हम देखते हैं कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो संविधान में सीएजी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है, और इसमें आर्टिकल 148 से 151 तक
दिए गए हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सीएजी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। वहीं इसमें आर्टिकल 148 से 151 दिए हैं। यह आर्टिकल्स इस प्रकार है। ये काफ़ी आईएमपी आर्टिकल है फ्रेंड्स। इन चारों को आप अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल 148 में सीएजी के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सीएजी के पद की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, जिसमें ऑप्शन आपको इस तरह से मिलते हैं कि अनुच्छेद 148, 149, 50, 51 इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि सीएजी के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 148 में की गई है। वहीं आर्टिकल या अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार बताए गए। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार बताए हैं। वहीं 151 में अनुच्छेद 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन दिया गया है। फ्रेंड्स, इसे हम समझेंगे कि अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या होता है। ये रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि 1976 के पहले सीएजी केंद्र और राज्य दोनों के लेखाओं की परीक्षण करता था, बट 1976 के बाद में इसे केंद्र में लेखांकन या अकाउंटिंग से मुक्त कर दिया है। इसे समझिएगा कि 1976 के पहले सीएजी का क्या कार्य था, ये क्या करता था, तो सीएजी केंद्र और राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण करता था, किंतु 1976 के बाद में इसे केंद्र में लेखांकन से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इसका कार्य का भार अधिक होने की वजह से इसे 1976 के बाद इसे लेखांकन से मुक्त कर दिया गया था, केंद्र में लेखांकन से मुक्त कर दिया गया था। अब सीएजी केवल केंद्र के लिए लेखा परीक्षण करता है। अब क्या करता है, सीएजी केंद्र के लिए लेखा परीक्षण करता है, जबकि राज्य के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है। याद रखिएगा कि राज्य के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है। फ्रेंड्स, अब हम सीएजी की नियुक्तियां एवं कार्यकाल देखते हैं कि इन्हें कौन नियुक्त करता है और इनका कार्यकाल कितना होता है। तो सीएजी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी इन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। याद रखिएगा कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी इन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। वहीं हम इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले पूर्ण हो। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वहीं इन्हें हटाना या पदमुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इन्हें हटाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। वेतन और सैलरी, सीएजी की वेतन और सैलरी संचित निधि पर भारित होती है, संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ये इनकी सैलरी या वेतन संचित निधि पर भारित होता है, जो कि संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। इनकी सैलरी कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रथम सीएजी कौन थे, तो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। वही वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें सीएजी है। याद रखिएगा, ये 14 नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। फ्रेंड्स, अब हम सीएजी के कार्य देखते हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियों के बारे में दिया गया है, जिसके कार्य और शक्तियाँ इस प्रकार है। केंद्र व राज्य दोनों की वित्तीय प्रणाली पर नज़र रखता है। सीएजी क्या करता है, तो ये केंद्र व राज्य दोनों की वित्तीय प्रणालियों पर नज़र रखता है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण भी करता है। याद रखिएगा कि भारत की जो संचित निधि से धन का निष्कासन किया जाता है या संचित निधि में जितना भी धन जमा होता है उसके लेखा परीक्षण करता है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरण के लेखा परीक्षण भी करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर ये अन्य प्राधिकरण के लेखा परीक्षण भी कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम सीएजी की रिपोर्ट या प्रतिवेदन के बारे में पढ़ेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 151 में किया गया है। याद रखिएगा कि सीएजी की रिपोर्ट या प्रतिवेदन का उल्लेख अनुच्छेद 151 में किया गया है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये याद रखिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो इसे हम दो स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य के लिए राज्य स्तर पर। तो पहले हम समझते हैं केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करते हैं और केंद्र की लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है। तो फ्रेंड्स इसे समझिएगा कि केंद्र स्तर पर सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करते हैं और केंद्र की लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है। वहीं राज्य स्तर पर हम बात करें तो राज्य के राज्यपाल को देगा। राज्य स्तर में हम बात करें तो ये सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद राज्य की जो लोक लेखा समिति होती है वह उस रिपोर्ट की जांच करती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसके दो स्तरों पे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। फ्रेंड्स अब हम आगे कुछ इसके एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सीएजी कैसा निकाय है। तो सीएजी आपको एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जिसमें इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे कि सीएजी कैसा निकाय है, तो यह परामर्शदात्री निकाय है, संवैधानिक निकाय है या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएजी राष्ट्रपति को कौन सी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन इस तरह से आपको मिलेंगे, विनियोग लेखा पर परीक्षा, वित्तीय लेखाओं पर परीक्षा प्रतिवेदन और सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक लेखा समिति को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर है सीएजी का मित्र या मार्गदर्शक या गाइड आदि इसे कहा गया है। लोक लेखा समिति को इन नामों से भी जाना जाता है कि इसे सीएजी का मित्र भी लोक लेखा समिति को कहा गया है, सीएजी का मार्गदर्शक भी कहा गया है और सीएजी का गाइड भी कहा गया है। किसे? लोक लेखा समिति को। तो इस तरह से ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से क्रम के सीएजी है। तो ये 14वें क्रम के सीएजी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एप्पल बाई का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इन्हें याद रखिएगा, इनका नाम एप्पल बाई सीएजी से, इनका संबंध सीएजी से। वो किस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि इन्होंने भारतीय प्रशासन में सीएजी की कड़ी आलोचना की थी। याद रखिएगा कि इन्होंने भारतीय प्रशासन में सीएजी की कड़ी आलोचना की थी। इन्होंने सीएजी की कार्य तथा महत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे, इसलिए इनका ये सीएजी से संबंधित है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सीएजी की कार्य एवं शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 149 में। इसमें भी आपको इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151। इन चारों अनुच्छेद के आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, इनके नाम ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि सीएजी के कार्य एवं शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 149 से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।